तो ये जो फेस करते हैं वो सोशल एंजाइटी बढ़ाता है, वो प्रेशर बढ़ाता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं जो जेन जी वाला पूरा ट्रेंड आया है, दे वांट टू लिव अलोन, उनको अकेले रूम में रहना है, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और बच्चे अपने आप को दबा लेते हैं। अभी इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो रही है, और उसको ये चीज पेरेंट्स जो एक्नॉलेज ही नहीं करते सही टाइम पर। उसकी पसंद कुछ और थी, करवाया कुछ और जाता था। वो अपनी बहनों के साथ जब बड़ा हो रहा था तो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा था, तो वो जो स्पेस मिलता है वहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल होके बोल पाता है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल भी बताया था सुसाइड का, ऐसी और बहुत सी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं फॉर टीन्स, पेरेंट्स एंड एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड यंग माइंड्स। एंड फॉर दैट वी हैव एन एक्सपर्ट मिस मोनिका झा मैम, जो पिछले 15 सालों से एडोलेसेंट्स की मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हैं। हर एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द डिग्रीज, बट वो एडोलेसेंट्स की मेंटल हेल्थ को डीपली समझती हैं। हेलो, वेलकम मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Let's dive into today's episode with the most basic yet important question. What is adolescence? मतलब आजकल के पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं और उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस है जो वो फेस करते हैं। यू आर राइट मुस्कान, पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। एडोलेसेंस, टीनेज, उनको नहीं पता कि ये चेंजेस क्यों वो देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर। एडोलेसेंस एक फेज है, डेवलपमेंटल फेज है, जिसमें कि 10 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक के सभी बच्चे उसके अंदर आते हैं। अब इस एज में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, ना सिर्फ बच्चे, साथ साथ पेरेंट्स भी। जैसे तुमने सुना होगा स्पॉटलाइट सिंड्रोम, नोमोफोबिया, इसके अलावा पॉपकॉर्न सिंड्रोम, ये सब चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे होते हैं इन दिनों में। तो मैम, जैसे आपने मेंशन किया अभी सिंड्रोम्स के बारे में, जैसे कि स्पॉटलाइट सिंड्रोम, तो रिसर्च भी ये कहती है कि 4 में से 1 बच्चे को आजकल स्पॉटलाइट सिंड्रोम जो है वो डायग्नोस होता है। क्या आप थोड़ा उसके बारे में एलैबोरेट कर सकते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? राइट, दो इस एज में क्या होता है ना, आपके ऊपर हमेशा एक इमेज कॉन्शियसनेस जैसा फील हो रहा होता है। आपको हमेशा लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सबकी नजरें मुझ पे ही हैं। आपने स्पॉटलाइट कभी फेस किया है? जब आप चलते हो आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ लाइट है, जब जो आसपास के बैठे सभी लोग उसी को देख रहे हैं जिसके सिर के ऊपर लाइट जल रही है, तो वो स्पॉटलाइट जैसी फीलिंग बच्चे कंटिन्यूशन में फेस कर रहे होते हैं कि सब मुझे, द वे आई एम टॉकिंग, द वे आई एम वॉकिंग, सबका ध्यान मुझ पे ही है। और ये स्पॉटलाइट सिंड्रोम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि जब कंटिन्यूसली आपके माइंड में ये थॉट चलता रहे कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे जज कर रहे हैं, सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद को आइसोलेट करने लग जाते हैं। अब ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप इसकी वजह से जो लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते थे वो आपने अपने आप को रोक लिया है। बिल्कुल सही बात है मैम, यही चीजें हम देखते भी हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, है ना, और इसी से रिलेटेड न्यू एज सिंड्रोम्स अभी तक आए हैं। तो बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं है, बट अभी वो सारी चीजें भी निकल के आ रही है, जैसे कि पॉपकॉर्न सिंड्रोम, और दूसरा नाम है नोमोफोबिया। ये एक्चुअली में क्या है, ये बहुत सारे लोगों को आजकल पता नहीं है, बट इंटरनेट के बेसिस पे वो देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो प्लीज आप वो बताइए। चलो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आज अगर एक दिन के लिए मैं आपसे आपका फोन ले लूं, कैसा फील करोगे आप? आपको लगेगा एग्जैक्टली आपको लगेगा कि आप किसी तवे पे हो और आप पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हो, ब्रस्ट कर रहा है दिमाग में कुछ ना कुछ। इसीलिए इसको पॉपकॉर्न सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा ऐसा फील हो रहा होता है कि कुछ देखना है, छोटी छोटी चीजें, इम्पल्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रील्स, शॉर्ट्स, इसके लिए आपको बेचैनी बहुत बढ़ती रहती है। उसी से रिलेटेड नोमोफोबिया है कि फोन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्रिएटिविटी कम हो गई है बच्चों में क्योंकि पूरे टाइम फोन पे हैं, और ये सिर्फ सोचना कि आपसे फोन दूर होने वाला है वो आपकी बेचैनी बढ़ा देता है। और यही चीज हमने देखी भी है कि रिसर्चेस के हिसाब से 60% ऑफ दी बच्चों को जिनको नोमोफोबिया होता है, उनके अगर फोन्स उनसे दूर कर दिए जाए या फिर सोशल मीडिया से उनको दूर कर दिया जाए, तो 60% ऑफ द बच्चों को मॉडरेट से सिवियर एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि ये थॉट कि मैं, एक जो हम ये सुनते आ रहे हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, वो फीलिंग हमेशा रहती है बच्चों के साथ कि मैं बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा अगर मेरे पास मेरा फोन नहीं है तो। ऑल्दो ये मिथ है, ट्रुथ नहीं है, बट स्टिल उस टाइम पे ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है आपकी लाइफ रुक गई है अगर आपके पास फोन नहीं है। तो ये जो एज है एडोलेसेंस, इसमें इस तरह का प्रेशर लेने के लिए आपका ब्रेन रेडी नहीं है, क्योंकि आप
प्रोडक्टिवली आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। आप ये जो एडोलेसेंस आपने पूछा, वो एडोलेसेंस एज ही ऐसा है जहाँ पे आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका इमोशंस एक साथ सब ग्रो कर रहा है, और इसकी वजह से आपको आइडेंटिटी इश्यूज भी आने लग जाते हैं कई बार। अगला सवाल मैम मेरा यही था कि बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा आइडेंटिटी इश्यूज देखे जाते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज देखे जाते हैं, हम बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। आप प्लीज उसके बारे में बताइए, और कोई उससे रिलेटेड अगर आपको केस याद आता है कुछ तो आप वो बताइए। बिल्कुल, जो भी आप बात कर रहे हो बॉडी इमेज, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्पॉटलाइट सिंड्रोम, वो उसी से रिलेटेड है कि आपको हमेशा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी जज हो रही है, और इसकी वजह से आप बेसिक चीजें अपनी भूलते जाते हैं। आपने खाना कम कर दिया है, आप अपने बॉडी को लेके इतने कॉन्शियस हो रहे हैं कि आपकी जो लाइफ की बाकी चीजें हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशंस हैं या आपका ग्रोथ के लिए और भी चीजें, उसको मिस करके आप कंटिन्यूसली सिर्फ इमेज, आउटर इमेज के बारे में सोचते हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, आइसोलेशन बढ़ता है, और कनेक्शंस कम होते चले जाते हैं। ये सारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक्ड है इसी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ना पेरेंट ये कहते हैं कि इसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। हाँ। एक्चुअली पेरेंट ये समझ ही नहीं पा रहे, एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर इतना ज्यादा है, उस प्रेशर के अंदर आके वो समझ ही नहीं पा रहे हाउ टू डील विथ इट, बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, बट राइट इंफॉर्मेशन और राइट चीज समझ पाने की एबिलिटी इस टाइम पे नहीं है। इसीलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है कि कई बार अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है तो आप उस मिथ वर्ल्ड से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में आप एंटर कर पाते हो। तो मैम ये सारी तो बातें हो गई कि जो बच्चे करते हैं, है ना, बच्चों के साथ जो जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं, पर जैसे हम पढ़ते हैं हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट, उसके जो चैलेंजेस है, तो हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट, बच्चों के इमीडिएट एनवायरनमेंट में आते हैं उनके पेरेंट्स। तो बहुत हमने ऐसी मूवीज देखी है, या फिर आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे, पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा तो बड़ा मूडी है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, मेरी बात ही नहीं सुनती है, ये इसको ऐसे बोलो तो ये उल्टा करता है, और उसको टैग कर देते हैं एज टेम्परामेंट इश्यूज, राइट। बट देयर इज अ फाइन लाइन कि इमोशनल इश्यूज जो होते हैं, जो साइकोलॉजिकल है, एंड सिर्फ वो टेम्परामेंट इश्यूज है, उसमें बहुत फर्क है। तो आप प्लीज उसके बारे में बताइए कि पेरेंट्स कैसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनको जान सकते हैं। वेरी सिंपल मुस्कान, जो भी आप पूछ रहे हो उसका शुरुआत हम ऐसे करते हैं आईडीआई से। उसकी इंटेंसिटी देखिए कि इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, और साथ ही उसका इम्पैक्ट बच्चे पे कितना पड़ रहा है। अगर इंटेंसिटी ऐसी है कि बच्चा आप किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहा, बात करना पसंद नहीं कर रहा, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है। अगर ड्यूरेशन 2 से ज्यादा वीक हो गए हैं सेम टेम्परामेंट के साथ, तो यस इट इज अ रेड फ्लैग। और इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है कि उसकी वजह से बच्चे ने अपना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना खाना कम कर दिया है या उसकी नींद में फर्क आने लग गया है, बिहेवियर पैटर्न्स में एक्सट्रीम चेंजेस आप नोटिस कर रहे हैं, अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ गया है। अगर ये चीजें मैनेजेबल है, मतलब कुछ टाइम के लिए आया और वो ठीक हो गया, सिचुएशन बेस्ड है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर ये लंबे समय तक, अभी मैंने ड्यूरेशन की बात कही, अगर लंबे समय तक है तो यस दिस इज अ रेड फ्लैग्स फॉर पेरेंट्स कि आप थेरेपी के लिए काउंसलर्स के पास पहुंचिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रेंथ है, और ये फेलियर ऑफ पेरेंटिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग, ग्रोइंग पेरेंटिंग का एक रूप है जहां आप अपने बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इसी से मुझे एक केस भी याद आता है, जो एक रियल लाइफ केस है, जो बहुत ही सैडनिंग केस था, जो दिल्ली में हुआ है छोटे से बच्चे के साथ। 6-7 क्लास का बच्चा था, एंड स्कूल में उसको बुलिंग की वजह से ही कमिटेड सुसाइड। तो जब बात हुई तो ये पता चला कि जैसे आपने बताया मैम कि मे बी हो सकता है देयर वाज सम इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, और उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस बुलिंग की वजह से, मे बी वो शेयर ही नहीं कर पाया। एग्जैक्टली मुस्कान, इसलिए बहुत जरूरी है वो प्लेटफॉर्म रेडी करना, क्योंकि सबसे पहला जो लर्निंग का, जहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ है। तो कितने भी दुनिया में दोस्त बना ले, कितने भी रिलेशंस डेवलप कर ले, कि जो सबसे ज्यादा इंटेंस फील होता है वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर एज अ पेरेंट मेरा पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा नहीं है जहां मैंने वो प्लेटफॉर्म सर्व किया है अपने बच्चे के लिए, कि जब वो लाइफ में कुछ फेस कर रहा है तो वो मुझे आके बता पाए। जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स उसने बहुत सारे साइन दिए होंगे। सुसाइड तो आपने सीधे कंक्लूजन की बात बताई, उससे पहले बहुत सारे चेंजेस उसके बिहेवियर में, उसके एपेटाइट में, उसकी नींद में, उसके बात करने के तरीके में, मूड में नोटिसेबल होंगे। अब वो चीजें अगर हम मिस करते हैं
तो इस तरह की चीजों को हम बढ़ावा दे देते हैं। कुछ साइन हमको दिख रहा होता है कि देयर आर सम चेंजेस, और हमें लगता है कि अपने आप वेट एंड वॉच वाला फॉर्मूला हो जाएगा ठीक, ऐसा होता है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, और हमको सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है इन चीजों के साथ। यही एक मिथ है जो पेरेंट्स को लगता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी तो बस ऐसा फेस चल रहा है, अभी तो छोटा बच्चा है। एग्जैक्टली समझ नहीं आता, एक्चुअली समझ नहीं आता कि इतनी सिवियरिटी हो सकती है। लगता है इट्स ओके, इस टाइम पे तो सब चिड़चिड़ हो जाते हैं बच्चे, दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मुस्कान, वो मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप। अगर आप अपने पेरेंट के साथ खुल के बात कर पा रहे हैं, और आप एज अ पेरेंट अगर स्कैन कर पा रहे हैं कि यस देयर आर सम चेंजेस, आप बात करिए। आप जब बात करेंगे तो निकल के बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ चीजें आपको लगेंगे कि यस हम बात करके सॉर्ट कर सकते हैं, और कई बार ऐसे रेड फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे कि नहीं, अब हमें जरूरत है इंटरवेंशन की। और देयर आर सो मेनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर अराउंड अस। हमें देखना, ढूंढना और समझना है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो मैम, जैसे यू टच्ड अपॉन अ टॉपिक दैट वाज पेरेंटिंग स्टाइल्स, तो क्या आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि पेरेंटिंग स्टाइल एक्चुअली होता क्या है, और कितने टाइप्स के हम पेरेंटिंग स्टाइल्स देखते हैं आजकल? क्योंकि आजकल क्या है, जैसे न्यू एज पेरेंट्स है, उनके लिए मार्केट पे इतनी सारी बुक्स हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, पोस्ट प्रेगनेंसी के ऊपर, प्रीनेटल क्या करना है उनको, ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। कोई नया पेरेंट या कोई आ जाता है और ये बोलता है हमने ऐसे किया बच्चे के साथ, ऐसे करो वैसे करो, बट एक्चुअली में क्या साइंटिफिकली बैक्ड पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं? मुस्कान, देर आर जनरली फोर टाइप ऑफ पेरेंटिंग आर देयर। 4 तरह के पेरेंट्स हमने देखे हैं। और अभी जो आप बात कर रहे हो न्यू एज पेरेंटिंग की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब सेंटर्स पे अपने पेरेंट के साथ डील करती हूँ, बच्चे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो एक चीज देखने को मिलती है, हम सब कंफ्यूज पेरेंट बनते जा रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोजर की वजह से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो हमने पेरेंटिंग देखी है, और हम जो पेरेंट बन रहे हैं, इसमें इतना कंफ्यूजन है कि वो चीजें प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो मैं 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग की बात कर रही थी, उसमें से सबसे पहला आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है रिस्पेक्ट देना अपने को, अपने बच्चे को। अगर आपका बच्चा आके कह रहा है कि मेरा मन नहीं है होमवर्क करने का, तो आप सुनोगे, सुन के एड्रेस करोगे, उसको बताओगे कि आई कैन अंडरस्टैंड मन नहीं है करने का, लेकिन करना जरूरी है बेटा। और आप उसकी बातों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो और आप अपना काम भी करा रहे हो। देयर आर, वो आपकी बाउंड्री जो है वो सेट है, उसमें नो रूल्स सेट है। उसमें आपने समझा दिया अपने बच्चे को कि ये सही है और ये गलत है, बट स्टिल आई विल लिसन यू। दूसरा आता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। होमवर्क करना है तो करना है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कह दिया तो कह दिया। वो हमने कभी खुशी कभी गम में एक डायलॉग भी सुना था, कह दिया तो कह दिया, अब इसके आगे पीछे और कुछ नहीं सुनना मुझे। फिर आता है परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पे मेरा बच्चा जो भी बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी का जो जनरेशन है वो उसी में कन्वर्ट होता जा रहा है। बच्चे को क्या चाहिए, रोना नहीं चाहिए बच्चा, चलो कर दो पूरा। कोई नो रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी। तो समझ ही नहीं आता कि किस चीज पे काम करना है। जो बच्चा कह रहा है वो इट्स ओके, वो बच्चे के लिए गलत हो जाता है। और सबसे जो हम कहें डेंजरस पेरेंटिंग है, दैट इज नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग। क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर वेरी बिजी इन देयर ओन वर्क, तो बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, देख ही नहीं रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। फोन ले रहे हैं, वो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, उस पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। दे आर वेरी बिजी इन देयर ओन वर्क। तो नेग्लेक्ट पेरेंटिंग जो है वो सबसे डेंजरस है। तो मैम, ये तो आपने मुझे 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल बताए। एक नया पेरेंटिंग स्टाइल भी मैंने कहीं पर रीड किया था रिसर्च पेपर में, दैट वाज अबाउट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या फिर डॉल्फिन पेरेंटिंग ऑल्सो। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हेलीकॉप्टर शब्द ही ऐसा है जो आपके आसपास, आपके अराउंड आप घूम रहा है। बच्चा प्रायोरिटी है, कुछ भी हो रहा है उसके आसपास आप घूम रहे हो। मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2019 में एक स्टूडेंट आई मेरे पास काउंसलिंग के लिए, एंड शी टोल्ड मी वन थिंग जो मुझे बहुत आज तक याद है, कि मैम इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। पूरे टाइम ये मुझे नोटिस करते रहते हैं, पूरे टाइम मेरे बारे में क्या कर रही है, कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, पूरे टाइम मेरा जीना मुश्किल हो गया है घर में। दिस इज अ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक्चुअली। पूरे टाइम आपका ध्यान सिर्फ बच्चे में ही है, और आप एज ए इंडिविजुअल सिर्फ एक पेरेंट बन के रह गए, और इससे आप भी सफर कर रहे हैं, आपका बच्चा भी सफर कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को। दैट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि कंटिन्यूअसली आप बच्चे के अराउंड ही गोल गोल घूम रहे हैं, और उससे आपका बच्चा इरिटेट हो रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं।
आपने पूछा डॉल्फिन पेरेंटिंग के बारे में, तो जो सबसे बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज डॉल्फिन पेरेंटिंग, जिसमें कि आप एक जगह ऐसा प्रोवाइड करते हैं बच्चे को कि वो अपनी सारी फीलिंग आपके साथ शेयर करे, आप उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सही गलत का डायरेक्शन देते हैं, बट यस लिसनिंग का स्कोप पूरा होता है। तो आप कंट्रोल करने की बजाय कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं उसमें। तो जैसे आपने देखा पेरेंटिंग स्टाइल, तो आई थिंक इसमें से बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो डॉल्फिन पेरेंटिंग Right. स्टाइल ही है, Right. राइट? क्योंकि इसमें बैलेंस बन के चल रहा है। और मैम आपकी बात सुन के मुझे एक चीज और समझ में आई कि अगर जैसे ये डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अपने बच्चे को ले लेते हैं, और उसकी वजह से उनके एस्पिरेशंस, उनको क्या अपना पूरे दिन में करना है, व्हाट इज देयर रूटीन, व्हाट इज देयर एम्बिशन, वो सब भी भूल जाते हैं। तो इट्स लाइक दोनों तरफ से दिक्कत है, बच्चे के लिए भी दिक्कत है एंड पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत है। राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि व्हेन दे आर अ पेरेंट, उनका ध्यान सिर्फ बच्चे में है। और अर्ली एज में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि आपको लगता है यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड, उसके ग्रोथ को लेके, उसके ड्रेस को लेके, उसके स्कूल को लेके, कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है। बट जैसे ही मिडिल एज आना शुरू होता है और वही बच्चा जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है अपने दोस्तों के साथ, अपने एडोलसेंस एज में, फिर एज अ पेरेंट आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू करते हैं। बहुत सारी मदर्स से मैं मिली हूँ जिन्होंने अपने करियर को दाव पे लगाया बिकॉज ऑफ बच्चे। दैट इज ओके, सबकी अपनी कंडीशंस हैं, वो एक अलग चीज है। बट वो फिर फ्रस्ट्रेशन कब निकलता है, जब वही बच्चा आपका अपनी लाइफ में बिजी हो गया, फिर आप ब्लेम करना शुरू करते हैं, तेरी वजह से मैं ये नहीं कर पाई, तेरी वजह से वो नहीं कर पाई। तो इट्स अप टू योर मैनेजमेंट स्किल कि आप पढ़ाई, बच्चे, करियर सबको कैसे साथ लेके चल सकते हैं। तो इफ यू आर अ पेरेंट, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर ओनली अ पेरेंट, यू आर अ इंडिविजुअल फर्स्ट। आपको ध्यान देना है बच्चे पे, अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पे ध्यान देना है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे का सोच, तरीका, पर्सनालिटी कंप्लीटली अलग होगा, तो पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मिस्टेक होना शुरू होता है। लाइक इफ अगर आपका बच्चा इमोशनली बहुत लो फील करता है या चुप चुप रहता है, वहां अगर आपका पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो अथॉरिटेरियन है, वो बच्चा आपका बिल्कुल सहम जाएगा, एंशियस हो जाएगा। लेकिन बच्चा है वो नॉटी है, बदमाशी कर रहा है, खेल कूद रहा है, हाईली एक्टिव है, और वहां पे आपको लगता है परमिसिव पेरेंटिंग अगर आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, वहां चांसेस हैं फिर उसके डायरेक्शनलेस होने की। तो हमको बच्चे के पर्सनालिटी के हिसाब से भी कई बार पेरेंटिंग चेंज करनी पड़ती है। ये तो मैम बात हो गई सारी कि पेरेंट्स के साथ साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, बच्चे के साथ साथ क्या कर सकते हैं। बट अभी भी पेरेंट्स को और बच्चों को एक मिथ है जो उन्होंने लेबल करना चाहे कि अच्छा मेरा बच्चा थेरेपी पे जाएगा। तो मैं एक्चुअली ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप ऑडियंस को बताओ कि हम थेरेपी में एक्चुअली करते क्या हैं, और अगर वो थेरेपी में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पेरेंटिंग स्टाइल जो है उनका they have failed as a parent. No, I think कि they have conquered more राइट as a राइट। parent. तो आप प्लीज हमें ये बताएं कि थेरेपी का प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाई इज एक्चुअली थेरेपी इज इम्पोर्टेंट। मैं मुस्कान 15 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था, और तब में और आज में बहुत फर्क आ गया है। बट स्टिल अभी भी जो आप कह रहे हो, अभी भी ये चीजें हैं कि लोगों के माइंड में ये चीज है कि आप अगर थेरेपी के लिए जा रहे हो तो आपके नेबर्स को पता नहीं चलना चाहिए। एक स्टिग्मा हमेशा ही रहता है माइंड में, बट सोच बदलती है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जब फर्स्ट सेशन में पेरेंट आ रहे हैं तो उनके फर्स्ट लाइन होती है, मैडम ये किसी को पता तो नहीं चलेगा। बट धीरे धीरे जब वो थेरेपी को समझते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस देखते हैं अपने पेरेंटिंग में, अपने बच्चे के बिहेवियर में, फिर वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है कि नो दिस इज कम्प्लीटली ऑल राइट। बट जो फर्स्ट टाइम थेरेपी के लिए जा रहे हैं या सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स माइंड में उनके ऐसे सोसाइटी की तरफ से जो चीजें हैं वो थॉट्स आ जाते हैं कि लेबल ना हो जाए मेरा बच्चा, या अगर क्या मैं फेलियर में, क्या मेरी पेरेंटिंग फेलियर पेरेंटिंग है, मैं नहीं समझा पा रही अपने बच्चे को। कई बार मैंने ये भी सुना है पेरेंट्स से काउंसलिंग सेशंस के दौरान कि मैडम आपको क्यों बताता है, मुझे तो नहीं बताता। तो जो आप पूछना चाह रहे हो कि थेरेपी में होता क्या है, हम वो ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, सेफ जगह प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जहां पे वो जजमेंट फ्री होके अपनी सारी बातें बता सके। हमेशा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माइंड में ना एक थॉट चलता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो व्हेन यू आर कमिंग टू अ थेरेपी, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो ये बताते हैं कि तुम जो भी बोलोगे वो वैलिड होगा। आपके पॉइंट्स, आपकी बातें, आपके इमोशंस
एम्पैथी के साथ समझा जाएगा। उसमें भी अगर वो सेफ स्पेस बच्चे को मिलता तो बच्चा बोल पाता कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज फेसिंग। तो हम फिर उसके बाद इंटरवेंशन की सोचते हैं कि हाँ कौन सा थेरेपी अप्रोच लेना है उसके लिए। बट इन जनरल आप थेरेपी के लिए जाते हैं तो ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है एक्चुअली। जैसा कि आप पूछ रहे हो थेरेपी में होता क्या है, और ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं पेरेंट्स को कि बात ही तो होगी, बात तो घर में भी कर सकता है बच्चा, फिर थेरेपी में क्यों जाए। मुझे एक एग्जांपल याद है, एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग सेशन के लिए आया आफ्टर हिज ब्रेकअप, और वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब था। ही वाज 19 ईयर ओल्ड, और 3 सेशन के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैडम काउंसलिंग शुरू कब होगी। फिर मैंने पूछा अभी 3 दिन से क्या चल रहा है बेटा, तो ही से इसकी बात ही तो कर रहे हैं। तो ये एक माइंड में रहता है कई बार ना कि बात ही कर रहे हैं तो फिर कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो वो बात करने का तरीका और जो उसका सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें पेरेंट्स को इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थेरेपिस्ट नोज देयर बाउंड्रीज, वो पेरेंट की जगह कभी नहीं ले लेंगे। बट यस, काउंसलिंग सेशंस में आपको वो सेफ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप अपने बारे में सारी चीजें डिस्कस कर पाओ। आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है, जिससे कि आप ये कंफर्टेबल हो जाओ कि आप जो भी बोलोगे उसके लिए आप जज नहीं होगे। कोई प्री माइंडसेट नहीं है। तो आप जब किसी स्ट्रेंजर या किसी थेरेपिस्ट के पास बैठ रहे हो, कोई प्री माइंडसेट नहीं है वहाँ पे, तो आप रिलैक्स होकर जब अपनी बातें बोलते हो, और ऑफ कोर्स जो टेक्निक्स होते हैं, काउंसलिंग स्किल्स होते हैं, उससे आपको वो बोलने में हेल्प करता है, आपकी मन की बात निकालने के लिए वो हेल्प करता है। तो इस तरह से आप जब पेरेंट लेकर के आते हैं थेरेपी के लिए, तो वो वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का पार्ट है। सच ग्रेट इनसाइट्स मैम। बट जैसे आपने बताया, अक्सर लोगों को ना यही लगता है कि हम थेरेपिस्ट है, हमारे पास हमारा क्लाइंट आया और हमने उससे बात करी, हमने थेरेपी करी और हम उसके बारे में भूल गए। बट एक्चुअली में तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम एज अ थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ कितना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि वो हमें सालों सालों तक याद रहता है। तो आई डेफिनेटली नो कि आपके साथ भी ऐसा कोई केस होगा जो आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठ चुका है और आपको सालों तक याद है। तो प्लीज आप वो हमारे साथ एक केस शेयर कीजिए, एंड उनकी क्या प्रोग्रेस रही, जैसे थेरेपी के थ्रू वो कैसे ठीक हुए, उनके पेरेंट्स में, उसके बिहेवियर में, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, प्लीज आप वो शेयर कीजिए। मुझे आज भी याद है, एक बच्चा मेरे पास आया था, ही केम टू मी अपने पेरेंट के साथ, और बहुत परेशान, पेरेंट भी बहुत परेशान थे, बच्चा भी बहुत परेशान था। एक पतला सा लड़का, धीरे से बात करता हुआ, बड़ा स्वीट सा बच्चा आकर बैठा पेरेंट के साथ। उस टाइम पे उसके हालात बहुत सही नहीं थे, एज ही वाज फेसिंग अ डिप्रेशन दैट टाइम, बहुत परेशान था। जब उससे पूछा, जब केस हिस्ट्री ली, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। जब वो छोटा था, क्योंकि वो अपने घर में तीसरा बच्चा था और द ओनली बॉय चाइल्ड इन हिज होम, तो वहाँ पे उसको क्या दिक्कत आ रही थी कि खेलने के लिए नहीं जाना था उसको, क्योंकि 1-2 बार गिर गया वो, उसे चोट लग गई। तो उसके घर वालों ने उसका बाहर जाना बंद कर दिया था कि तुमको सारी फैसिलिटीज हम घर पे ही देंगे। और इसी माइंडसेट के साथ बड़ा हो रहा था। उसको वो अल्फा मेल माइंडसेट पसंद नहीं आता था। और जब इस तरह से उसकी दोस्ती हुई लड़कों के साथ, तो ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ देम। फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि उसको डांस पसंद है, जो कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से था कि डांस इज फॉर गर्ल्स ओनली, स्पेशली क्लासिकल डांस। और तुम्हारी तो तुम्हारे जो दोस्त हैं और तुम्हारी जो पसंद है वो तो बिल्कुल लड़कियों जैसी है। तो पूरे टाइम वो बुली हुआ इस चीज पे, लड़की लड़की के नाम से, स्कूल में। स्कूल के बाद एकेडमिकली बच्चा बहुत स्ट्रांग था, तो वो एक उसका प्लस पॉइंट था कि पेरेंट का प्यार, और पेरेंट की तरफ से वैसे भी बहुत जो हम परमिसिव पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, उसके अंदर वो सब कुछ आ रहा था। बट एट द सेम टाइम अपने एज ग्रुप और पीयर में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम था, कंफ्यूजन वाला टाइम था, उसी आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चा बड़ा हुआ। ऐसे में कॉलेज गया, और कॉलेज में उसको एक फ्रेंड मिला। उस फ्रेंड के साथ उसने फर्स्ट टाइम इमोशनल कनेक्शन फील किया, जिसके साथ वो डिस्कस करता था, बैठता था, बातें करता था, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी। और उसका कुछ पैटर्न बन गया था पर्सनली, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता था इमोशनली। और उस पैटर्न की वजह से जो सामने वाला फ्रेंड था, उसने अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर ली ऑल ऑफ सडन। जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया कि व्हाट आई हैव डन, जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया है, या ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। ये हमें तो ये दिख रहा है कि एक दोस्त ही तो था, कोई बात नहीं, दूसरी क्लास में दूसरे बच्चे मिल जाएंगे, जॉब होगी, वहां पे कुछ लोग नए मिलेंगे। बट द थिंग इज, आप उस बच्चे की माइंडसेट को समझो, जो बड़ा हो रहा था घर में तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, और स्कूल जाते ही बुलिंग।
किसी भी बच्चे अपने एज ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। इस माइंडसेट के साथ जब फर्स्ट टाइम उसको एक ऐसा दोस्त मिला जो उसको समझ सके, उसकी सभी कमियों और सभी स्ट्रेंथ पार्ट के साथ उसको समझ सके, उससे कनेक्ट हो पाए, और किसी वजह से उसने अचानक उससे दूरी बना ली। इसी दौरान उसने कई बार सेल्फ हार्मिंग की कोशिश की, उसने अपने हाथ काट लिए। कई बार वो रात के 2 बजे बालकनी में जाके खड़ा हो जाता कि मुझे नहीं जीना अब, लाइफ के लिए कुछ उसको समझ ही नहीं आता कि अब लाइफ में बचा क्या है, क्या करना है आगे। इसी दौरान वो सेशंस के लिए जब आता और अपनी चीजें डिस्कस करता, अपनी बातें बताता था बच्चा, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था कि कोई तो है जो मेरी बातें सुन के समझ रहा है, एड्रेस कर रहा है। क्योंकि अब तक तो उसको सब ऐसे मिले थे कि क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहा, बट उसके लिए आप ये सोचो कितना मुश्किल रहा होगा कि उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। बहुत टफ है। ड्यूरिंग द थेरेपी, जब वो थेरेपी के लिए आता, स्टार्टिंग के फेज में तो वो बहुत ही परेशान, कंफ्यूज, डिप्रेस था। बट धीरे धीरे जब गोल सेट करने लगे, हम साथ में ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने लगे, उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए, एंड नाउ ही इज डूइंग वेल। एयर इंडिया रैंक 40 का स्टूडेंट है वो, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, लाइफ में अच्छा कर रहा है, एंड वी फील वेरी हैप्पी। जो भी ग्रोथ हम देखते हैं अपने क्लाइंट की, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अभी आपने बोला था कि आपके क्लाइंट को, अपने क्लाइंट्स को हम भूल जाते हैं, बट नहीं, बिल्कुल नहीं भूलते। हाँ, डियर जिंदगी में एक लाइन थी, जीनियस नोज कि कहाँ पे स्टॉप होना है। तो ये हमारे एथिक्स में है कि हमको पता है कि कहाँ रुकना है, बट यस, वी ऑलवेज रिमेम्बर। उनकी विन मतलब हमारी विन होती है, ऐसा ही हमें लगता है। डेफिनेटली। मैम, हमने बातें बहुत अच्छी करी, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मैम, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स, बट अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि जो मिस हो गया है तो एंड यू वांट टू हाईलाइट अपॉन इट, सो प्लीज डू इट। एडोलेसेंस में आपकी बॉडी, माइंड, इमोशन, ब्रेन, सब कुछ चेंज हो रहा है, और इस टाइम पे कंट्रोल पेरेंटिंग की या कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये एक प्रोसेस है, इसको अगर हम समझते हैं तो डील करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके, सो मैम, बिफोर वी रैप अप आवर कॉन्वर्सेशन, हम एक रैपिड फायर राउंड करना चाहते हैं। सो आर यू रेडी? श्योर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एडोलेसेंस एक प्रॉब्लम है या प्रोसेस? प्रोसेस। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या ओवर फ्रेंडली पेरेंटिंग? बोथ आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। मूड स्विंग्स को इग्नोर करें या एड्रेस करें? डेफिनेटली एड्रेस करें। थेरेपी लास्ट ऑप्शन और अर्ली सपोर्ट? अर्ली सपोर्ट। पेरेंट्स का सबसे बड़ा मिथ अबाउट टीनेजर्स? सब कुछ अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। वन रेड फ्लैग पेरेंट्स शुड नेवर इग्नोर? विड्रॉल सिम्टम्स अगर आप 2-3 वीक से ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ओके, वन थिंग एवरी एडोलेसेंट नीड्स बट रेयरली गेट्स? जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट। Okay, so that brings us to the end of this episode, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing such great insights today. So adolescence, therapy और बच्चे, इनके तीनों के बीच में एक ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, और आज आपकी इन कॉन्वर्सेशन से हमने उस ब्रिज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो एक ऐसी कोई लास्ट लाइन जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? एडोलेसेंस एक ऐसा फेज है जहां समझ और सपोर्ट अगर मिल जाए तो कंफ्यूजन भी कॉन्फिडेंस बन जाता है। राइट, राइटली सेड मैम।